गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं एक लेक्चर को और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। जैसे कि आप सभी को मैंने पढ़ाया था पहले भी कि किस तरह से जो हिस्ट्री है उसका सोर्स क्या क्या, वो चीज़ आपको हम कल का इंट्रोडक्शन में बता रहे थे, राइट। तो आज जो हम फिर से स्टार्ट करते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। क्योंकि कल का जो था मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, इसकी वजह से हम क्या हुआ कि क्लास नहीं ले पाए। तो आज जो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, पहले ये वन नोट को खोल लेते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो, अब ये हो गया मेरा। हम्म, तो कल के क्लास में हम क्या बताए थे कि सोर्सेस क्या क्या है, राइट। जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, स्पेशली मॉडर्न इंडिया का। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया, सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये हम लोग का टॉपिक है, राइट। जो हम लोग को पढ़ना है मॉडर्न इंडिया। अब हम एक चीज बताते हैं कैसे पढ़ना है। बुक को सामने खोल के रखिए, हम पहले ही बोले हैं। और जो हम रीडिंग मारेंगे उसके साथ साथ आप लोग को बुक को देखना है। मतलब कि हम जो रीड करेंगे उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बुक में देखते रहना। आप अगर ये सोचिएगा कि सर हम पूरा लेक्चर देख लेते हैं फिर बुक को पढ़ेंगे, तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। और जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह आपको करना भी पड़ेगा, तभी आप उसका पूरी तरीके से बेनिफिट उठा पाइएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं भाई। क्या लिखता है, सन 1600 से लेकर के 1926 तक। हम एक बात बताए थे सर, स्पेशली 1947 तक, मतलब 1600 के बाद से लेकर के यहां तक का हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं, ये सबको पता है, राइट। तो हम इसमें एक चीज पढ़ाए थे आप लोग को कि इसका सोर्स क्या क्या है, कैसे हमको यहां से लेकर के यहां तक के बारे में पता चला। तो यही यही इस टॉपिक पे हमको पढ़ना है। सोर्स का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि आपका दादाजी हुआ करते थे, या फिर आपका मान लीजिए दादाजी का, अभी भी होंगे बहुत किसी का, दादाजी का पापा हुआ करते थे। तो उसका बारे में कैसे आपको पता चल रहा है, या तो आपका पापा बताए होंगे, या तो आपका दादाजी कोई डायरी वगैरह लिखे होंगे। मतलब कि ये सोर्स के थ्रू आपके दादाजी के बारे में आपको पता चल रहा है। उसी तरह जो हम लोग का ये भारत देश है, प्यारा भारत, इसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, इसका क्या कोई सोर्स है पर्टिकुलर? बिल्कुल है। और उसी सोर्स को हम कहते हैं क्या, आर्कोलॉजिकल सोर्स। तो अब हम बुक को पढ़ रहे हैं, आपको मेरे साथ लाइन में देखना है। चैप्टर 1, सोर्सेस एंड अप्रोच। ठीक है, एकदम पहला पेज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम का बुक खोल लीजिए। क्या लिखता है, एन एबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल फॉर स्टडिंग इंडिया फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी। मतलब काफी सारा। 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी कब से होगा, 1700 से लेकर के 1800 तक। इस दौरान से लेकर के 20th सेंचुरी, मैंने आप समझ जाइए कि लगभग लगभग 1947 तक, मैंने यहाँ तक को समझने के लिए बहुत सारा ऐसा आर्कोलॉजिकल एविडेंस सोर्स है। एविडेंस का मतलब तो बहुत सारा सोर्स है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ से यहाँ पे कुछ हुआ करता था। इन कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, प्रायोरिटी नीड टू बी गिवन टू द आर्काइव्स। अब क्या लिखता है, अगर हम मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री को लिखना चाहते हैं, अगर हम मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री को लिखना चाहते हैं, तो हमको एक चीज को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, वह आर्काइव्स को। क्योंकि अगर हम आर्काइव्स को वैल्यू नहीं देते हैं ना, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री को लिखने में बहुत प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। क्लियर। तो आर्काइव्स क्या होता है, हम पहले को लास्ट क्लास में बताए थे कि कोई भी पेपर टाइप का डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो कुछ जहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है कि पत्ता में लिखा हो सकता है कि कोई बुक में लिखा हो सकता है दीवार में लिखा हो, बहुत तरह का आर्काइव्स मटेरियल होता है। तो क्या लिखता है, आर्काइव्स रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट, यूजुअली प्राइमरी सोर्स और डॉक्यूमेंट दैट हैव बीन क्रिएटेड एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ सम एक्टिविटी। सुनो, जैसे मान लो कि 1600 से लेकर के भारत में ब्रिटिश रूल कर रहा है, या फिर मान लो कि ब्रिटिश के साथ साथ मान लो कि कोई, या फिर मोनार्की रूल कर रहा है, कोई भी रूल कर रहा है इस टाइम पे। तो हम बताए थे ब्रिटिश जो है ना, वो जैसे यहाँ पे पहले रूल करना शुरू किया, तो उस समय यहाँ पे राजा रूल कर रहा था, यहाँ पे राजा रूल कर रहा था। वो धीरे धीरे करके पूरा भारत को ही ब्रिटिश रूल नहीं कर रहा था, कहीं कहीं पे राजा भी रूल कर रहा था। ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर राजा भी रूल कर रहा है तो ब्रिटिश के अंदर में रह के भी कर रहा था। ऐसा भी था कहीं कहीं पे कि ये राजा है, यहाँ पे रूल कर रहा है, लेकिन ब्रिटिश के अंदर कर रहा था। तो यहाँ पे जो जो चीज एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो रहा था, मतलब जो शासन चलाया जा रहा था। आप किसका तैयारी कर रहे हैं, आईएएस का, यूपीएससी कर रहे हैं तो आपको आईएएस बनने का मन होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो शासन चलाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है जिससे हमको पता चलता है कि उस समय का हिस्ट्री कैसा रहा होगा। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। लीगल मतलब जैसे कोर्ट वगैरह था, आपको अगर पता होगा तो आप पॉलिटी का बुक में पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर में कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है, राइट। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। तो जब सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट होता है तो काफी सारा रिकॉर्ड मिलता है हमको, हिस्टोरिकल जुडिशियल रिकॉर्ड।
मतलब जज वाला होता ना, कोर्ट वाला रिकॉर्ड हमको बहुत सारा मिलता है, जुडिशियल रिकॉर्ड। उसके साथ साथ सोशल, मतलब सामाजिक तरह का, बहुत तरह का चीज जो समाज में होता था, वो भी कहीं ना कहीं किताब में लिखा जाता था। तो सोशल रिकॉर्ड हो गया। और कमर्शियल, मतलब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करता था हम लोग पे, यहाँ से लेकर के ये कंपनी किस तरह से रूल करती थी, किस तरह का पैसा हम लोग का यहाँ से कमाती थी, तो सारा का सारा कमर्शियल मैटर को, इसको भी देखने का काम कौन करता था, जो आपको क्या कहते हैं, आर्काइव्स में जो ये सब चीज मेंशन होता था। अब इसी के थ्रू ना हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वरना कैसे पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिया ना, आपका दादाजी का पापा के बारे में कैसे पता चलता है, कुछ सोर्स होगा। बिल्कुल उसी तरह से ये सोर्स था, इसके थ्रू हमको ये चीज पता चलता है। अगर ये सोर्स नहीं होता तो हमको पता नहीं चलता, एकदम सिंपल सी बात है। अब क्या करता है, एड पेज। चलिए अब हम देखते हैं क्या लिखता है। फिर बुक में देखो, वही चैप्टर पेज नंबर 1 पढ़ रहे हैं। दे आर यूनिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नॉट कॉन्शियसली रिटन और क्रिएटेड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द फ्यूचर जनरेशन। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिला ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। और ये कंसाइज, मतलब होता है ना कि सोच समझ के लिखा गया। ऐसा नहीं कि सोच समझ के लिखा गया कि भाई फ्यूचर का आदमी लोग पढ़ेगा। ये जो जो चीज था उस समय हुबहू लिख करके दिया गया था। ऐसा थोड़ा था कि वो लोग क्या पता था कि कब वो लोग देश छोड़ के जाएगा ब्रिटिश, कब मुगल मोनार्की खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो भी चीज लिखा रहता था ना, इसको हम एक अच्छा ऑथेंटिक सोर्स मान सकते थे। और ये इसी सोर्स के थ्रू ना आज हम लोग को समझ में आता है 2026 में कि किस तरह का क्या क्या चीज हुआ करता था। क्लियर? ताकि ये फ्यूचर जनरेशन को समझ में आए। मतलब जो भी चीज में आर्काइव्स में मिला है, जो भी डॉक्यूमेंट हमको मिला है ना, इससे हम क्या करते हैं, फ्यूचर जनरेशन जो आज जैसे 2026 है ना, आज जैसे मान लीजिए अभी 2024 से, अगर मान लीजिए कि 2014 से लेकर के 2019 तक या 2026 तक अभी ऑनरेबल पीएम जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी रूल कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, आज से मान लो 2050 साल या 2060 साल के टाइम पे कोई पढ़ेगा हिस्ट्री, या मान लो उस समय कोई यूपीएससी का तैयारी करेगा, तो वो क्या पढ़ेगा कि 2014 से लेकर के 2026 तक के बीच में बहुत सारा बुक्स वगैरह होगा जो लिखा गया होगा, जैसे अभी लिखा जा रहा है, या बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस अभी बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में। तो ये सब चीज जो है ना, यही हिस्ट्री के फॉर्म में रहेगा। और आज के बाद, आज से 100 साल 200 साल बाद इस चीज को पढ़ा जाएगा हिस्ट्री के फॉर्मेट में। समझ रहे? तो इस तरह का जो पेपर सब है ना, वो यहाँ पर भी तो था। इसी पेपर के थ्रू हम लोग समझ पाते हैं मॉडर्न इंडिया को। क्लियर? An important part of this archive related to modern India are the official record, that is the paper of government agency in various level। और एक अच्छा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब गवर्नमेंट एजेंसी जितना भी था, जो सरकारी एजेंसी थी, ये लोग काफी सारा पेपर वगैरह निकालते थे। सरकारी एजेंसी मतलब जो जो सरकार के अंदर में काम करने वाला डिपार्टमेंट था, उस तरह भी वो सब काफी सारा लोग था जो अलग अलग पेपर को लिखता था। और उसी पेपर को आज हम लोग पढ़ते हैं 2026 में। जैसे मान लीजिए आज कितना है, 2026 है, तो आज हम लोग इस पेपर को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग इस पेपर को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चीज हुआ था उसको आज हम समझ पा रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? तो ये एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, जिससे हमको मॉडर्न इंडिया के बारे में पता चलता है कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पे क्या क्या हुआ करता था। क्लियर? अब देखिए बुक के आगे क्या लिखता है। द रिकॉर्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रेडिंग कंडीशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1600 टू 1857। मतलब आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी कब से लेकर कब तक रूल की है, 1600 से लेकर के 1857 तक। हाँ, अभी ना, बाद में क्लास ले। सॉरी, मम्मी आ गई थी। तो जैसे 1600 के टाइम पे क्या होता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है 1600 के टाइम पे, यहाँ पे उस चीज को वो ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी डिस्टर्ब हो गया, हाँ। 1600 से लेकर के 1857 तक क्या होता है कि कंपनी रूल करती है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करती है, ठीक है। तो 1857 में क्या होता है, फर्स्ट रिवॉल्ट हो जाता है, आपको पढ़े होंगे आप लोग, क्रांति हो गया था। कैसे क्रांति हुआ था, ब्रिटिश का अलग अलग पॉलिसी था, जैसे ट्राइबल पॉलिसी, जिससे ट्राइब्स लोग परेशान हो गए थे। उसके बाद पीजेंट का अलग अलग पॉलिसी आया था, किसान लोग परेशान हो चुके थे, जमींदार लोग परेशान हो चुके थे, किंग लोग परेशान हो चुके थे, ठीक है। फिर डॉक्टर इन प्लैप्स कि अगर कोई रानी या राजा है, उसका अगर खुद का संतान नहीं हो तो गोदी, मतलब गद्दी पे कोई नहीं बैठ सकता उसका आने वाला वंशज। तो इस तरह से काफी लोग परेशान थे उससे। तो सारा का सारा लोग मिलकर लास्ट में जब मिलिट्री भी परेशान हो गया, उसका आर्मी भी, तो 1857 में सिपाही म्यूटेनिटी कर देता है, वो लोग विद्रोह कर देता है। ये सब पढ़ाएंगे आगे चल कर भी, खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो 1857 से क्या होता है कि कंपनी के बाद आपके यहाँ पे क्राउन रूल करता है, मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार आ जाता है। इतना दिन से एक तो कंपनी रूल कर रहा था भारत में। जैसे समझिए, अभी मान लीजिए भारत में एक कंपनी, जैसे हम एक नाम लेते हैं जियो कंपनी का, ठीक है। ये जियो जियो कंपनी क्या की किसी दूसरा देश में गई और जाकर के वहां पे क्या कर रही कि वहां पे पहले अपना बिजनेस चला रही थी, धीरे करके वहां का पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर ली। तो ये कंपनी पहले रूल करेगी और फिर कुछ दिन बाद देखती गवर्नमेंट कि अच्छा ये कंपनी तो है, ये अच्छा वहां पे जो गुलाम बना कर रखा होता है, काम करते हैं, इस कंपनी को हटा करके हम खुद डायरेक्ट पावर को ले लेते हैं। सेम चीज यहाँ पे हुआ था कि क्राउन रूल आ गया था 1857 के बाद।
जहाँ पे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार आ गया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे किया ना, तो ये लोग जितना भी ट्रेडिंग वगैरह करता था, क्योंकि ये कंपनी एक्चुअल में बिजनेस करने के लिए आई थी। तो जब भी ये बिजनेस करने के लिए आई थी ना, तो जो जो ये लोग बिजनेस करता था, ट्रेडिंग वगैरह व्यापार वगैरह करता था ना, सब उसको लिखता था। तो क्या ये सब लिखने से हमको इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में नहीं पता चलता, भारत का इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था? तो ये भी तो एक सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं भारत का, स्पेशली मॉडर्न इंडिया को। हाँ या ना? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये एक जो है आपका सोर्स देखने को मिलता है मॉडर्न इंडिया कहीं ना कहीं। ठीक है, अब फिर कहानी आगे बढ़ता है और क्या लिखता है। दिस रिकॉर्ड हेल्प हिस्टोरियंस टू ट्रेस एवरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट स्टेज बाय स्टेज एंड फॉलो द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द साइकोलॉजी ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। मतलब इस तरह का जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स मिला है, जितना भी डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश सरकार के टाइम पे मिला है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, 1600 से लेकर के 1857 तक, 1857 तक जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिला है ना, ये बहुत अच्छा हिस्टोरियंस, मतलब जो क्या बोलते हैं, जितना भी आपका ये था हिस्टोरियंस है, जो हिस्ट्री को लिखते हैं, उन लोग का एक बहुत अच्छा सोर्स मिल जाता है, जिसमें ये लोग स्टेज बाय स्टेज समझ पाते हैं कि पूरा का पूरा किस तरह से उन लोग का डिसीजन मेकिंग का साइकोलॉजी था। मतलब कि कंपनी जो था ना, वो किस किस तरह का पॉलिसी को बनाता था कि उन लोग को फेवर करे। कॉमन सी बात है, अगर कंपनी रूल कर रही है यहाँ से यहाँ तक, तो वो ऐसा कानून को क्यों बनाएगी जो उसके खिलाफ या फिर दूसरे लोगों को फेवर करे? वो ऐसा ही कानून बनाएंगे ना जो उसको फेवर करे, क्योंकि इसका रूल चल रहा है। तो इस तरह का काफी सारा वो लोग जो है अपना फेवर का पक्ष में। तो इससे ना ईस्ट इंडिया कंपनी का साइकोलॉजी समझ में आता है कि ये लोग कैसा आदमी है, मतलब किस तरह का ये लोग पॉलिसी चाहता था भारत में। समझ में आया? तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने को मिला था। उसके बाद क्या लिखता है, द रिकॉर्ड ऑफ अदर ईस्ट यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे पुर्तगाल, डच एंड फ्रेंच आर ऑल्सो द यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब अगर आप 1600 के टाइम पे देखिएगा ना, तो सिर्फ ब्रिटिश ही भारत नहीं आया था, इसके साथ साथ और कौन आया था? डच आया था, पुर्तगालीज आया था, उसके साथ साथ फ्रेंच आया था। तो अगर इसका डॉक्यूमेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के, अगर ब्रिटेन का डॉक्यूमेंट है, तो बाकी सब सबका भी तो डॉक्यूमेंट है। तो ये सब का भी डॉक्यूमेंट हमको हेल्प करता है भारत का मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री को समझने के लिए। बोले सर ये सब क्यों ना जान रहे, ये इसलिए जान रहे ना, क्योंकि जो आने वाला चैप्टर होगा ना, उसमें आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा कि कैसे मॉडर्न इंडिया कैसे कैसे हुआ। लेकिन उसका कोई सोर्स तो होना चाहिए ना, कि कैसे हमको पता चला, कैसे ये बुक को लिखा गया। तो कॉमन सी बात है, यही सब इसका सोर्स है, जिससे इस पूरा का पूरा मॉडर्न इंडिया को सजाया गया, बनाया गया। ठीक है, अब क्या लेता है, दे आर प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिकल हिस्ट्री, बट मच एज अ गैदरिंग फ्रॉम देम अबाउट द पॉलिटिकल सेटअप एज वेल। मतलब अगर आप 1600 से लेकर के, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर आप पढ़िएगा ना इसको, क्या बोलते हैं, पॉलिसी को, तो आपको एक चीज समझ आएगा कि ये मोर और लेस इकोनॉमिकल हिस्ट्री को बताता है। लेकिन इकोनॉमिकल हिस्ट्री के साथ साथ ये पॉलिटिकल हिस्ट्री को भी दर्शाता है। समझ रहे हैं? पॉलिटिकल हिस्ट्री, हिस्ट्री अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है इकोनॉमिकल हिस्ट्री, कि अब मान लीजिए अगर 1600 से लेकर के 1947 तक इकोनॉमिक्स किस तरह चेंज होते आया, वो होगा इकोनॉमिकल हिस्ट्री। अगर मान लीजिए जैसे आप एक चीज पढ़े होंगे, 1947 के बाद से आपका 2011 तक, अगर आप मान लीजिए रमेश सिंह का जब इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ेगा ना, तो आपको उसमें एक चैप्टर मिलेगा प्लानिंग इन इंडिया। तो वो आपको क्या दिखाएगा, वो भी आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री बताएगा, कि सॉरी, इकोनॉमिकल हिस्ट्री बताएगा, कैसे 1947 के बाद से हम लोग का इकोनॉमिकली बूस्टअप करते गए। समझ रहे हैं? तो बुक में वापस आता है, तो 1600 के टाइम पे जो बुक लिखा गया था, 1600 के टाइम पे जो आपका बुक लिखा गया था ना, मतलब सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी आपका इकोनॉमिकल हिस्ट्री लिखा गया था ना, मतलब जो भी लिखा गया था लोगों को ट्रेडिंग और बारे में, इससे हमको इकोनॉमिकल हिस्ट्री के बारे में समझ में आता है, और साथ ही साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी समझ में आता है। इतना सारा बच्चा को समझ में आया? अगर हाँ, तो कमेंट पे लिखो यस सर समझ में आ गया। अब एक मिनट, हाँ, हम एक थोड़ा सा बच्चा आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि जो भी हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, वो हमको इस आईडी पे जा करके फॉलो कर सकते हैं, विक्की रवानी _77। ठीक है, यहाँ पे हमसे बात भी आप कर सकते हैं। मैं रहने वाला धनबाद का हूँ, और मेरा क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है। और ये जो देख रहे हैं, ये मेरा क्यूआर कोड है। आप अगर हमको इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहते हैं, तो प्लीज इस पे कोई फोन पे मार दे यार, मेरा भी कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है, और फिर चलते हैं वापस टॉपिक में। जैसे कि कहाँ गया वन नोटा। ठीक है, ये समझ में आया सबको? अब फिर से टॉपिक पे, बुक पे आते हैं। देयर आर ऑल्सो मेनी कंटेम्प्रेरी एंड सेमी कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज मेमोरी, बायोग्राफी एंड ट्रेवल लॉग अकाउंट। अब देखिए क्या होता है, इसके साथ साथ ना बहुत सारा मेमोरीज है, उसके बाद बायोग्राफी है। मेमोरीज मतलब बहुत सारा इतिहासकारों का बहुत सारा यादगार चीजें हैं। ठीक है,
उसके बाद बायोग्राफी है किसी आदमी के ऊपर, जैसे अकबरनामा लिखा गया अकबर के ऊपर, तो इससे हमको अकबर का हिस्ट्री के बारे में समझ में आता है कि अकबर कैसा राजा था, उस समय साम्राज्य कैसा हुआ करता था। तो बायोग्राफी भी समझ में आता है। या फिर मान लीजिए कि जैसे अम्बेडकर साहब जो हैं, वो अपने बारे में लिखे थे, काफ़ी सारा बायोग्राफी लिखे हुए हैं उनके बारे में। तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं बाय द वे। तो बायोग्राफी जैसे मान लो अम्बेडकर साहब पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है, तो इससे भी तो हमको हिस्ट्री समझ में आता है कि उस समय सोसाइटी कैसा था, कैसा नहीं। बोलेगा सर इससे कैसे समझ में आता है? आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप मेरे ऊपर लिखिएगा कोई भी बायोग्राफी, तो आपको समझ में आएगा कि विक्की सर के पास एक लैपटॉप था, तो इसका मतलब कि हम जो थोड़ा-सा अच्छा फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, ये चीज़ बताया गया। या फिर आपको पता चलेगा अच्छा विक्की सर जो है वो यहाँ के रहने वाले थे, तो इससे मेरा बारे में पता चल जाएगा, मेरा बायोग्राफी से आपको सोसाइटी का भी समझ होगा, राइट? उसी तरह से बायोग्राफी भी हेल्प करता है हमको मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए, क्लियर? उसके बाद क्या करता है ट्रैवल लॉग, ट्रैवल अकाउंट्स, जैसे बहुत सारे ट्रैवलर्स भारत आए थे। ट्रैवलर्स जैसे मान लीजिए बहुत सारे याद कीजिए, एंशिएंट इंडिया का टाइम पे एक से एक ट्रैवलर, फाहियान हो गया, उस तरह करके अलग-अलग मार्को पोलो हो गया। सन 1200 में मार्को पोलो आया था भारत, सॉरी भारत बोल रहे हैं। मार्को पोलो जो था वो भी ट्रैवलर था। तो इस तरह का बहुत सारा ट्रैवलर लोग भी जो था ना, वो क्या करता था पूरा दुनिया घूमता था, ठीक है? वो पूरा दुनिया घूमता था। जिसकी वजह से ये भी एक अच्छा सोर्स है, ट्रैवलर के थ्रू हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं कि हिस्ट्री को कैसे लिखा गया था। क्लियर? उसके बाद क्या लिखता है traveler which gives an interesting as well as useful glimpse into the history of the 18th and 19th century. Newspaper and journals made their appearance in the later part of the 18th century and they provided very valuable information on almost all aspects of Indian society. अब जो न्यूज़पेपर है और जर्नल्स है, न्यूज़पेपर छप रहा है, पेपर हो गया, बड़ा-बड़ा जर्नल्स हो गया, मैगज़ीन्स वगैरह हो गया। इससे क्या होता है ना कि 19th सेंचुरी का और 20th सेंचुरी का हमको समाज समझ में आता है कि किस तरह का उस समय का सोसाइटी हुआ करता था। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमको देखने को मिलता है। उसके साथ क्या लिखता है, अदर सोर्स मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंक्लूड द ओरल एविडेंस। अब देखो इसके साथ साथ और कौन कौन सा सोर्स है, ओरल एविडेंस है, मुंह से बोला हुआ चीज। आज हम लोग एक चीज ध्यान देते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल है तो बर्थ गाछ का ये होना चाहिए, पूजा होना चाहिए। तो आप देखिएगा पेरेंट जो है ना, वो पेरेंट्स टू पेरेंट्स, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे को बोलते हुए आ रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि ये ऑरली ट्रांसमिटेड होते रहता है, ये इसको बोला, ये इसको बोला, इस तरह ऑरली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड होते रहता है। तो ये भी तो एक तरह का सोर्स है जिससे हमको पता चलेगा कि किस तरह से हिस्ट्री हुआ था। मतलब जैसे मान लीजिए आपका दादाजी का पापा कुछ आपको बोले होंगे, फिर वो दादाजी के पास गया होगा, फिर दादाजी से आपके पापा के पास, फिर आपके पापा के पास, आपके पास से आपके बेटा के पास। तो ये पूरा सीक्वेंस में चलेगा कि नहीं? इसको कहते हैं ओरल एविडेंस, मुंह से कोई चीज को बोलना। इससे भी आप हिस्ट्री को लिख सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे ये बोलेंगे 5 तो ये लिखेगा 10, ये बोलेगा 15, ये बोलेगा 20, समझ रहे हैं? जैसे बोलेगा भाई ये मारा था इसको हाथ टूट गया, ये बोलेगा बहुत मारा हाथ पैर दोनों टूट गया, ये बोलेगा इतना मार मारा हाथ पैर तो टूटा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, समझ रहे हैं? ये प्रॉब्लम है ओरल एविडेंस के साथ कि एक चीज को वो पूरा तरीके से बढ़ाते 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 क्या होगा, बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल देगा, इसीलिए इसको हम एक ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते हैं, ओरल एविडेंस को। क्लियर? अब उसके बाद और क्या लिखता है आगे देखिए, एड पेज की जगह पे एड सेक्शन हो गया, कोई बात नहीं, एड पेज ठीक है। अब क्या लिखता है, अब क्या लिखता है, तो ओरल एविडेंस हो गया, पहले हम क्या बताएं, ओरल एविडेंस। उसके बाद क्या होता है, लिटरेचर, क्रिएटिव लिटरेचर। लिटरेचर में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई साहित्य लिखा गया, जैसे रामायण महाभारत एक से एक ग्रेट लिटरेचर है, जैसे रामायण है और महाभारत है। इससे आपको उस समय का सोसाइटी के बारे में बड़ा अच्छा समझ में आता है कि उस समय का सोसाइटी में क्या चीज चल रहा था। तो इस तरह का चीज़ों से भी बहुत सारा क्रिएटिव लिटरेचर मिला है जिससे हमको जो है, हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है सन 1600 से लेकर के 1947 तक। लेकिन बोलेगा सर महाभारत रामायण तो पहले लिखा गया है। नहीं, हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से लिटरेचर भी हेल्प करता है आपको हिस्ट्री को समझने के लिए। समझ रहे हैं? और साथ ही साथ पेंटिंग, पेंटिंग जैसे कैसे? मान लीजिए कि अभी जैसे आप एक काम कीजिए, अभी आप दीवार में एक पेंटिंग छाप दी आप, ठीक है? कोई एक पेंटिंग बनाया बैठ करके। तो अगर मान लीजिए आज से 100 साल बाद उस पेंटिंग को ये रह गया, तो जो 100 साल बाद वाला आदमियों को देख के बोलेगा ना कि भाई आज से 100 साल पहले ऐसा-ऐसा आदमी हुआ करता था। तो ये भी तो पेंटिंग भी तो एक अच्छा सोर्स है हिस्ट्री को समझने के लिए। तो 1600 के बाद से बहुत सारा ऐसा पेंटिंग्स है जो कि हम लोग को मिला है, जैसे मुनाल पेंटिंग्स है, अलग-अलग तरह का पेंटिंग्स है। फ्रिस्को पेंटिंग है, ठीक है? ये सब से क्या होता है कि हम लोग को पता चला है कि किस तरह से हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से लिखा गया है। क्लियर? मतलब अब आपसे हम एक सीधा सवाल मैं पूछे कि हिस्ट्री को समझने के लिए कौन-कौन सा सोर्स है? अगर आपसे हम एकदम क्लियर कट में पूछते हैं तो कौन-कौन सा सोर्स है? ये चीज़ जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा-सा बेटा।
चलो देखो, अब हिस्ट्री को समझने के लिए कौन कौन सा सोर्स है, अब इसको समझो ध्यान से। सबसे पहला सोर्स है, क्या लिखता है, ओरल एविडेंस। इसके थ्रू हम एंशियंट हिस्ट्री का मतलब मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं। दूसरा, लिटरेचर, क्रिएटिव लिटरेचर, ठीक है, इसके थ्रू भी हम समझ सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड। उसके बाद जुडिशियल रिकॉर्ड, जो कोर्ट में रहता था, जुडिशियल रिकॉर्ड। उसके बाद उसके बाद और क्या होता था, जुडिशियल रिकॉर्ड। और है आपका आर्काइव्स, ये सबका आर्काइव्स ही कहते हैं, सबका सब आर्काइव्स ही है, मतलब लिखा हुआ फॉर्मेट में। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी सारा पेपर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी सारा पेपर है, ठीक है। उसके बाद बायोग्राफी है, बायोग्राफी। उसके बाद न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर प्लस जनरल्स, काफी सारा न्यूज़पेपर हो गया, जनरल्स हो गया, इससे भी हिस्ट्री समझ में आता है। और फिर क्या है, न्यूज़पेपर हो गया, जनरल्स हो गया। उसके बाद आता है आपका क्या मान सकते हैं, न्यूज़पेपर हो गया, बायोग्राफी हो गया, ट्रैवल लॉग्स हो गया। तो इसके थ्रू ना हम लोग को पता चलता है कि सन 1600 से लेकर के हम लोग का जो है हिस्ट्री किस तरह का रहा है आपका 1957 तक, सॉरी 1947 तक। इस दौरान का टाइम ये सब चीज हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, अब हम एक एक करके इस आर्काइव मटेरियल को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे हम पहले हम पढ़ाएंगे आपका, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में भी क्या, दो तरह का रिकॉर्ड है, बहुत अलग अलग तरह का, जो हम कल के क्लास में बताए थे आपको। तो सबसे पहला हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्काइव्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। मतलब क्या, देखिए, हमको एक बात बताइए, क्या उस टाइम पे जब ब्रिटिश सरकार भारत में थी, तो क्या उस समय कितनी कितनी लेवल पर सरकार थी, जैसे समझिए, क्या है ना, जैसे ये भारत है, ठीक है। तो उस समय हम लोग कैपिटल यहाँ पे हुआ करता था 1900, अगर आप 1600 से लेकर के, अगर आप 1857 तक और आगे चल जाए 1912 तक देखिएगा, 1912 तक, तो हम लोग कलकत्ता को हेडक्वार्टर मानते हैं। तो यहाँ पे एक मेन गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो आप पॉलिटिकल बुक में पढ़िएगा। और इसके साथ साथ ये अलग अलग जगह पे गवर्नर्स हुआ करता था, ठीक है। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल का मतलब केंद्र सरकार, जहाँ पे हर छोटा छोटा सरकार का जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका डिटेल यहाँ पे कहीं ना कहीं पे है, ठीक है। तो अब देखते हैं बुक में, फिर देखिए लिखा हुआ है आर्कीव्स मटेरियल, ठीक है, टॉपिक में होगा, हेडिंग है आर्कीव्स मटेरियल, और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। देयर आर फोर कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सब कोऑर्डिनेट अथॉरिटीज। मतलब देखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, उसका यहाँ पे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट है, उसका पास जो रिकॉर्ड है, उसके साथ सब कोऑर्डिनेट, मान लो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में बहुत सारा ऑफिसर्स वगैरह होगा, तो सब कोऑर्डिनेट उसका भी डिटेल है हम लोग के पास, सब कोऑर्डिनेट्स का। अलग अलग अथॉरिटी का, अथॉरिटी मतलब जैसे आईएएस ऑफिसर है, उस समय भी बहुत सारा ऑफिसर होता था, तो उसको अथॉरिटी करते थे, तो बहुत सारा अथॉरिटी का, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारा अथॉरिटी के साथ साथ जुडिशियल रिकॉर्ड है। जुडिशियल रिकॉर्ड याद है, हम बताए थे अलग अलग प्रोविजनल कोर्ट्स था, जो अलग अलग जगह पे, जैसे हाई कोर्ट अभी है ना, उस समय प्रोविजनल कोर्ट था, और यहाँ पे कलकत्ता में था सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह जुडिशियल रिकॉर्ड भी बहुत सारा है, पेपर जो मिला है, इससे भी हिस्ट्री को हम समझ सकते हैं, क्लियर। उसके साथ साथ क्या लिखते हैं, प्राइवेट आर्काइव्स, मतलब कि बहुत सारा प्राइवेट लोग जो है ना, मतलब जैसे हम है, हम एक प्राइवेट आदमी, हम क्या गवर्नमेंट का आदमी है नहीं ना, तो हम भी बहुत सारे ऐसा रिकॉर्ड्स को लिख रहे होंगे। तो ये सारा का सारा चीज जो है ना, यही हमको हेल्प करता है मॉडर्न इंडिया को समझने के लिए। मतलब 1600 से लेकर के 1957 तक क्या हुआ, या फिर 1957 तक, 1947 तक क्या हुआ, इसको समझने के लिए ये सब बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या सीन है, ठीक है। मतलब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल केंद्र सरकार है ना, इसका डॉक्यूमेंट क्या कहता है, क्लियर। अब देखिए, जब हम केंद्र सरकार का डॉक्यूमेंट का बात करते हैं, पॉइंट कैसे मिल गया यार, एक ही बार में क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ रहने देते हैं, ऐड पेज ही ऐड कर लेते हैं एक। चलो देखो, अब क्या होता है, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करता है। तो सबसे पहला आपका बुक में देखिए टॉपिक होगा आर्काइव्स मटेरियल के नीचे, सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्काइव जो है उसके बारे में बताता है, ठीक है। देखो क्या लिखता है, द नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली कंटेन मोस्ट ऑफ द आर्काइव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो दिल्ली है ना, यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स है, जो न्यू दिल्ली में एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है,
नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे बहुत सारा पेपर वगैरह रखा हुआ है, ब्रिटिश टाइम से लेकर के अभी तक का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिस प्रोवाइड ऑथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स मटेरियल ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब ये जो सोर्स मिला है ना, जो दिल्ली का आर्काइव्स में है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा हुआ है, मतलब एक तरह का म्यूजियम टाइप का है, वहां पे रखा हुआ है। तो उस ये बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हम क्या हिस्ट्री को समझ सकते हैं, बहुत रिलायबल है, मैंने बहुत सही और सटीक तरह का सोर्स है, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना कि क्या क्या चीज हुआ था। उसके बाद on various aspects of modern, the record with the National Archives comes under various group representing different branch of secretariat at different stage of its development। मतलब देखो, मतलब यहाँ पे जितना भी रिकॉर्ड वगैरह मिला ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अलग अलग डेवलपमेंट हुआ अलग अलग टाइम पे, कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आया, फिर किस तरह से वो लोग यहाँ पे गुलाम बनाया, तो इस तरह का जो अलग अलग जो टाइम पे जो डेवलपमेंट हुआ है ना, इसके बारे में हमको इस आर्काइव्स में बड़ा अच्छा सोर्स मिलता है। दिस हैपेंड एज द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ब्रांचेस, पब्लिक जनरल रेवेन्यू। द रिकॉर्ड विद द नेशनल आर्काइव्स कम्स अंडर द वेरियस ग्रुप, पीछे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ब्रांच ऑफ सेक्रेटेड एट डिफरेंट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। दिस हैपन एज द वर्क ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिस्ट्रीब्यूट अमंग वेरियस ब्रांचेस, पब्लिक पब्लिक और जनरल रेवेन्यू पॉलिटिकल मिलिट्री सीक्रेट कमर्शियल जुडिशियल एजुकेशनल सेपरेट सेट ऑफ रिकॉर्ड वाज केप्ट इन ईच ब्रांच ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप में अलग अलग डिपार्टमेंट था, ऐसे करके बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब हर डिपार्टमेंट ना, किसी डिपार्टमेंट में रिवेन्यू के बारे में पूरा अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, किसी डिपार्टमेंट में पॉलिटिकल सिचुएशन वगैरह पूरा अच्छा से लिखा हुआ है, किसी में मिलिट्री के बारे में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, किसी में कमर्शियल मैटर पूरा अच्छा से लिखा हुआ है, किसी में सीक्रेट मैटर से बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, किसी में एजुकेशनल मैटर से बहुत अच्छा से, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का जो पेपर सब है ना, ये सारा का सारा पेपर यहाँ पे जमा है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि पूरा तरीके से मॉडर्न इंडिया को अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। उसका क्या लिखता है, with the appointment of James Renal, the first Survey General of Bengal in 1767, the Survey of India began to scientifically map up unknown region of the country and its bordering land। मतलब समझो, 1767 में अगर आप लोग को पता होगा तो आप लोग पढ़े होंगे, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है, ठीक है। और बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश क्या करता है, इस वाले एरिया को सिर्फ लूट लेता है। अब उससे बाद अगर आगे आप जाइएगा तो आपको पता होगा कि 1761 में बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें मुगल एम्पायर जो काफी कमजोर पड़ जाता दिखता है। और 1767 के आसपास से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था वो काफी ज्यादा पावरफुल था भारत में, ठीक है, 1767 के बाद से। और यहाँ पे एक रीजन और क्या था कि यहाँ पे मजबूत हो रहा था, क्योंकि अगर आप लोग पढ़िएगा ना, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा मैप बनाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए जैसे यूरोप है, यूरोप है, यहाँ पे मान लीजिए रसिया है, यहाँ पे मान लीजिए कि आपको अफ्रीका है, यहाँ पे अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे साउथ अमेरिका, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग का प्यारा इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इस दौरान आपको पता होगा 1767 के आसपास ये जो अमेरिका जो था ना, ये यूरोप कहाँ से जाने लगा था, स्पेशली ब्रिटेन कहाँ से, क्योंकि ब्रिटेन ने गुलाम बना कर रखा था। तो उसके बाद से क्या हुआ ना कि ये जो है भारत की तरफ ध्यान देता है 1767 के बाद से। एक जगह छूट रहा तो कोई एक जगह तो होना चाहिए ना जी। तो इसीलिए यहाँ पे होता है, क्योंकि आपको पता होगा 1776 के आसपास, 1789 के आसपास अमेरिका में डेमोक्रेसी आ चुका था, ठीक है। तो 1766 फिर क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एक आदमी थे जिसका नाम था जेम्स रेनल, क्या नाम था, जेम्स रिनल। ये क्या करता है, ये पहला सर्वे करता है बंगाल में, सर्वे जनरल ऑफ बंगाल इन 16 मतलब 1767 में ये सबसे पहली बात बंगाल में क्या करता है, सर्वे करता है। कहाँ पे करता है, बंगाल में, यहाँ पे सर्वे करता है, ठीक है। किस चीज का, कि कंट्री का बॉर्डर कहाँ तक है, ये पूरा तरीके से इसको सर्वे करता है, ठीक है। सर्वे साइंटिफिकली अननोन रीजन ऑफ द कंट्री एंड इट्स बॉर्डरिंग टू लैंड, मतलब जो जो जगह अभी तक खोजा नहीं गया था ना, उस जगह का भी ये मैप कर देता है, मैपिंग बनाता है, ठीक है। कौन, आपका जो ये है क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, लेफ्ट डबल क्लिक, हाँ ठीक है, सॉरी। तो ओके, क्या लिखता है, ये मैपिंग करता है, ठीक है। कौन था, जेम्स रेनल। उसको क्या लिखता है, द रिकॉर्ड ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया एज वेल एज जनरल एंड मेमोरी ऑफ द सर्वे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नॉट ओनली ज्योग्राफिकल मैटर बट ऑल्सो कंटेम्प्रेरी सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन एंड अदर इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जेम्स रेनल जो सर्वे किया था ना 1767 में, ये भी एक अच्छा, बहुत अच्छा सोर्स है, जिससे हमको हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। कैसे पता चलता है, ये सिर्फ ज्योग्राफिकल लोकेशन मतलब एरिया के बारे में नहीं बताता है, ये सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन, समाज का क्या कंडीशन था, उसका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, उसके बाद ये सारा चीज के बारे में हमको बताता है। कौन, ये जेम्स रेनल का जो डेटा है इसके थ्रू हमको पता चलता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसीडिंग of the public judicial and legislative department provide ample data of studying
द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। मतलब पब्लिक हो गया जो सामाजिक मुद्दा चल रहा था, साथ ही साथ जो जुडिशियल मुद्दा है उसको, और लेजिस्लेटिव मुद्दा। पब्लिक मतलब जो समाज में चल रहा है, जुडिशियल मतलब जो कोर्ट में चल रहा है, और लेजिस्लेटिव मतलब जो शासन बनाने का इसमें चल रहा है, जैसे जो ब्रिटिश सरकार जो शासन बनाती थी। ये तीनों का तीनों चीज जो है क्या लिखता है, इससे बहुत सारा डेटा, एम्पल डेटा मिल जाता है, बहुत जबरदस्त डेटा मिलता है हमको समझने के लिए मॉडर्न इंडिया को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को, कि किस तरह से जो ब्रिटिश सरकार था वो हम लोग पे रूल करता था। क्लियर? अब आगे देखिए, उसके बाद क्या लिखता है, पानी पी लेते हैं। चलिए, the government policy on education and the growth of education system during the colonial rule are mentioned in the election educational record of the सेंट्रल cabinet। मतलब इस समय जो गवर्नमेंट थी, इसकी एजुकेशन पे क्या पॉलिसी थी, उसके साथ साथ कैसे ग्रोथ हुआ भारत में एजुकेशन सिस्टम का, किस तरह से मैकॉली आया, ठीक है, मैकेवली नहीं, मैकॉली, और फिर वो वेस्टर्न एजुकेशन को भारत ने प्रमोट किया। वो सारा का सारा जो रिकॉर्ड है ना, वो हमको मदद करता है भारत का हिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है, अब एक चीज बताते हैं, ये जो मैकॉली था, आया था ना, मैकॉली, वो क्या किया था ना, भारत में आकर के वेस्टर्न एजुकेशन को जो प्रमोट किया था ना, तो लोगों को लगता है ना कि वो बहुत अच्छा आदमी था कि वेस्टर्न एजुकेशन का आगे प्रमोट कर रहा। नहीं, वो इसलिए यहाँ पे पढ़ाना चाहता था ना, ताकि वो बताना चाहता था कि देखो वेस्ट का ज्ञान कितना ज्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ ये इसको पढ़ा करके ये यहाँ का लोगों को ही ब्रिटिश के खिलाफ लॉयल बना रहा था, क्योंकि उस तरह कंटेंट डाला होता बुक में, इसको पढ़ के वो लोग ब्रिटिश के खिलाफ लॉयल हो रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, एजुकेशन ड्यूरिंग द एंड जुडिशियल, अब क्या लिखता है, the government policy on education growth of the system colonial mentioned in the region the paper bearing on the emergence of nationalist movement were part of public series, the paper bearing on the emergence of national movement were part of public series of the home department record, but in 1907 a new series of record home political was started to deal exclusively with the political and communal issue। देखो, पहले क्या था ना, कि एक ऐसा पेपर हुआ करता था जो कि नेशनल मूवमेंट को लिखता था, कि भारत में कैसे कैसे ये चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, जैसे 1857 से क्रांति, इनफैक्ट अगर आप पढ़िएगा 1870 से ही काफी सारा क्रांति होना स्टार्ट हो चुका था, 1817 से ही। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज जो है नेशनल मूवमेंट जितना था, इसको एक सीरीज में लिखा जाता था जो कि होम डिपार्टमेंट के अंदर आता था। होम डिपार्टमेंट मतलब जैसे ब्रिटिश सरकार है ना, तो ब्रिटिश सरकार के अंदर काफी सारा डिपार्टमेंट हुआ करता था, अलग अलग डिपार्टमेंट। तो इसमें से एक होम डिपार्टमेंट था, इसके अंदर ये सारा डेटा को लिखा जाता था। क्लियर? लेकिन 1907 के बाद से, क्योंकि आपको पता होगा 1905 में ये जो बंगाल था, इस बंगाल को दो भाग ब्रिटिश तोड़ दिया, कि हिंदू मुस्लिम साथ आ रहा था। तो अब हिंदू मुस्लिम साथ आ रहा था ना, तो 1907 के आसपास क्या करता है ब्रिटिश, ये दोनों को अलग करने के लिए अलग अलग रिकॉर्ड्स और पेपर शुरू करता है लिखना, जिसमें से एक होम पॉलिटिकल डिपार्टमेंट क्या लिखता है, न्यू सीरीज ऑफ रिकॉर्ड होम पॉलिटिकल वाज स्टार्टेड टू डू, मतलब होम पॉलिटिकल एक अलग तरह का डॉक्यूमेंट दिखना स्टार्ट होता है, जहां पे वो लोग डील करता है पॉलिटिकल और कम्युनल, मतलब राजनीति कैसा है और धर्म के आधार पर लोगों को बांटता है, कम्युनल, इस तरह का चीजों को लिखना शुरू कर दिया इस पे, क्या बोलते हैं, होम पॉलिटिकल, इसमें डेटा सब में। तो ये भी तो एक अच्छा सोर्स है जिससे हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं, मॉडर्न इंडिया का। समझ रहे, चैप्टर का नाम क्या, सोर्स ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, ये कैसे हम सोर्स समझ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, तो यही सब सोर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, द रिकॉर्ड ऑफ रिफॉर्म्स ऑफिसर आर वेरी यूजफुल फॉर द एनालिटिकल स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। मतलब जो रिफॉर्म्स हुआ था ऑफिशियल, मतलब स्पेशली स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब 1920 से लेकर के, अगर आप लोग पढ़िएगा 1920 से लेकर के 1947 तक, 1935 तक स्पेशली, लास्ट में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पॉलिटी में पढ़े होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से सुधार आता गया समय के साथ, इस चीज को अगर आपको जानना है, यानी कि पॉलिटिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये भी एक अच्छा सोर्स है। मतलब जो गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट पास हुआ था, इससे भी हम कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री को समझ सकते हैं, स्पेशली पॉलिटिकल पार्ट को। क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट का जो आर्काइव्स था, इससे बेनिफिट हो रहा था, इस चीज को, टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में टेक ऑफ करेंगे।